रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पर्यावरण शिक्षण का सेकंड पार्ट लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जहां से अक्सर सीटेट के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पर्यावरण शिक्षा की नीति से संबंधित है, किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है और इसकी थीम क्या है। तो इस चीज़ को आपको देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं। आपको पता होगा कि सीटेट में जो होता है 15 जो होता है क्वेश्चन शिक्षण से होता है और 15 जो होता है पर्यावरण के जो अन्य कंटेंट हैं वहाँ से बनता है। तो ये जो 3 पार्ट में वीडियो बनेगा, 3 या 4 पार्ट में, ये 3 या 4 पार्ट आप बहुत ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही 15 क्वेश्चन आपको मिलना है। और ये 15 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर जाते हैं तो आपको पर्यावरण में 30 में से 30 हल करने से कोई रोक नहीं सकता है और 30 में से 30 सही होगा आपका। इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को अलग अलग न देखकर एक समेकित नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इन अवधारणाओं और मुद्दों के बीच एक असंबद्धता होती है। जैसे भोजन हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है, अलग अलग समाज परिवेश के लोगों का भोजन भिन्न भिन्न होता है और भोजन का पचना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अतः प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें उपरोक्त अवधारणा एवं मुद्दों का समावेश हो। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय हमें निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं आइए देखते हैं। विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। अक्सर आपसे जो प्रश्न बनता है वहाँ पे विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए ये उसमें ज़रूर समाहित करते हैं। और जब भी विषय वस्तु की बात करें कि विषय वस्तु किसके केंद्रित होनी चाहिए, तो विषय वस्तु जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़े। तो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़े और उनको एकीकृत तरीके से जोड़े। एकीकृत मतलब एक दूसरे में समाहित करते हुए जोड़े। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विषय वस्तु शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। शिक्षार्थी के अगर मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं होगा तो बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट करेंगे, विषय वस्तु शिक्षार्थियों एवं पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। विषय वस्तु शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराए जो या ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करती है। विषय वस्तु शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका देती है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि प्रश्न पूछने और खोजने के लिए क्या ये विषय वस्तु पर ध्यान देने की बात है कि नहीं है। नेक्स्ट है, विषय वस्तु विद्यार्थियों में रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। तो एक चीज़ देखिए, अक्सर जब यहाँ शिक्षण वाले प्रश्न बनते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ डाल देते हैं, रट के सीखना। रट के सीखना जो होता है एक नकारात्मक प्रवृत्ति के तौर पे लिया जाता है और इसलिए इसको जहाँ भी इसका कंटेंट आए कि रट कर सीखने की बात कह रहा है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की बात कही जा रही है, तो वहाँ वो सही नहीं होगा। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण परिवेश पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करे। यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या न करे। हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे और सामूहिक क्रियाकलापों को भी। यह केवल पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत ना करे। मतलब कहने का है कुछ व्यवहारिक ज्ञान रहे, ये नहीं रहे कि सिर्फ पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक द्वारा जो ज्ञान एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसा ना हो। नेक्स्ट है,
शिक्षार्थियों को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों जैसे समाचार पत्रों से ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा दे। इसमें वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश हो। इसमें जिससे कहानियाँ, कविताओं एवं पहेलियों या समावेश हो ताकि विषय वस्तु की एक रास्ता में बदलाव हो और शिक्षार्थियों में आमोद प्रमोद के संग कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास हो तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का मौका मिले। यह शिक्षार्थियों को भय और पूर्वाग्रह से मुक्त करे। विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। तो इन प्रमुख विषय वस्तुओं को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है। ये थीम अक्सर पूछा जाता है आपसे। इन थीम को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन हर बार रहता है। सीटेट में एक क्वेश्चन हर बार रहता है 2005। आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए और वहाँ से देखिए कि यहाँ पे जिन कंटेंट की बात की जा रही है उन कंटेंट से प्रश्न बने हैं कि नहीं बने हैं। तो यहाँ इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है। तो जहाँ पे नहीं लगा है उन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दीजिए और ये देख सकते हैं आप कि एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इस स्तर के शिक्षार्थी अपने परिवेश समुदाय के संदर्भगत अधिगम प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थी क्या करते हैं? अपने परिवेश समुदाय के संदर्भगत अधिगम प्राप्त करते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा ये भी प्रश्न बना हुआ है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में, कितने थीमों में बांटा है? 6 थीमों में विभाजित करती है। तो एक तो आप प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अरे पर्यावरण शिक्षण कहाँ से पुस्तक की अनुशंसा हो रही है? तो 1-2 में अनुशंसा नहीं होती है। इसका मतलब कि अरे कक्षा 3 से इसकी अनुशंसा होती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि कक्षा 3 से पर्यावरण शिक्षण स्टार्ट किया जाता है, इसकी पुस्तक की बात कही जा रही है। और कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया। जब आगे प्रश्न भी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे आप ये पाएंगे कि वहाँ 6 थीमों वाला प्रश्न बना हुआ है। आगे देखते हैं ये 6 थीम हैं कौन कौन से। पहला है परिवार। 6 थीम में पहला परिवार है। परिवार एवं मित्र, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। इस थीम में परिवार क्या होता है, परिवार से हम क्या सीखते हैं, परिवार का क्या महत्व है और कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं, तब क्या होगा जब लोग अपने अपने कामों को नहीं करेंगे, खेल कौन कौन से होते हैं या जानवरों और पौधों की विशेषताएं और उनका उपयोग आदि विषयों की चर्चा इसमें की जाती है। दूसरा थीम है भोजन। इस थीम में भोजन के स्वाद, उसके पाचन, विभिन्न प्रकार के भोजन, कुछ फल सब्जियां और भोजन पकाने का तरीका और संरक्षण आदि विषयों पे इसमें चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है पानी और जल। इस थीम के अंतर्गत पानी के महत्व और पानी की कमी और प्रदूषण से होने वाली समस्याओं, पानी के स्रोतों और उनके संरक्षण और जल जनित रोगों के विषय में चर्चा की गई है। आवास के अंतर्गत, इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के आवास, लोगों का रहन सहन और उनका पहनावा, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं के विषय में बताया जाता है। यात्रा, यहाँ से देखिए यात्रा वाले थीम से आपसे एक अक्सर प्रश्न बनता है कि अगर कोई व्यक्ति कहे अरे दिल्ली से चलता है, इतने बज के इतने मिनट पे वहाँ से ट्रेन चलती है और वो कलकत्ता होते हुए बंगलौर जाती है तो इतना से इतना समय लगता है,
तो उसका आप दूरी बताइए, या इस तरह से कोई प्रश्न आपको अक्सर, एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनता ही रहता है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक अलग वीडियो आपको मैं बना के दूंगा। नेक्स्ट है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक, प्रक्रियाएं, प्रयोगों आदि पर चर्चा की गई है। उपरोक्त थीमों के साथ साथ एनसीएफ 2005 उपरोक्त शिक्षण पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की विशेषताओं की भी संस्तुति करती है। अब देखेंगे हम लोग शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत से भी प्रश्न बनता है। तो पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? करके सीखना। शिक्षार्थी जब करके सीखता है, देखिए रटने की बात पे बल नहीं देता है, आपसे पहले ही कहा गया है, करके सीखने की बात कर रहे हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत, और तब उसका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों के वास्तविक अवलोकन को बढ़ावा देता है। इस सिद्धांत से शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास होता है। तो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास होता है, और शिक्षार्थी जितना ज़्यादा क्रियाकलाप में लिप्त होगा उसका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। शिक्षार्थियों को कई तरह की गतिविधियों से के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसे किसी पौधे के विषय में जानकारी देना या उसके भागों के बारे में बताना। तब उससे कहा जा सकता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पौधों और उनके भागों का अवलोकन करे। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव कराता है। इससे अधिगम प्रक्रिया एवं सार्थक होता है। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं सीखने, स्वाध्याय और अवलोकन कौशलों का विकास होता है। अतः पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण की कक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रश्न पूछ सकता है, गतिविधि आधारित होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत में इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना है। अधिगम मतलब सीखने के प्रति रुचि पैदा करना है, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना है। अतः पर्यावरण विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में शिक्षार्थी उसमें रुचि लें। किस्से, कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ आदि को पर्यावरण अध्ययन में शामिल करने का उद्देश्य भी विषय वस्तु को रोचक बनाना है। इसमें शिक्षार्थियों का आमोद प्रमोद होता है और उसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट है प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा क्या है? किसी की अंतर्निहित प्रेरणा, खुद से ही वो प्रेरित हो, किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है। अभिप्रेरणा वह सिद्धांत है जो शिक्षण का लक्ष्य निर्देशित करता है। अभिप्रेरणा क्या करता है कि शिक्षण के लक्ष्य को निर्देशित करता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करता है, जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है। उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उसमें नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए, तत्पश्चात शिक्षार्थी को अधिगम कराना चाहिए। मतलब एक प्लानिंग के तहत काम होना चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए। उस योजना में किस तरह से शिक्षार्थी को किन किन कंटेंट के बारे में अध्ययन कराना है, इन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थी की क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस सिद्धांत में निम्न बातों को ध्यान रख सकते हैं: कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान और अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण। तो योजना जब बनाया जाता है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है। उद्देश्य के निर्धारित अधिगम कराया जाता है। जब शिक्षार्थियों को यह पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है, तब वह रुचि के साथ अधिगम करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता स्तर एक जैसा नहीं होता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चा सीखने में बहुत तेज होता है, कोई बच्चा कुछ कम गति से सीख पाता है। तो उसकी क्षमता
एक स्तर की नहीं होती। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। उसके सीखने की क्षमता स्तर को जन्मजात और वातावरणीय कारक जो होते प्रभावित करते हैं। कोई शिक्षार्थी रटकर सीख लेता है तो कोई हस्तपरक गतिविधि करके सीखता है। कोई शिक्षार्थी जल्दी सीखता है तो कोई देर में सीखता है। शिक्षार्थी बहुबुद्धि वाले भी होते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत। अधिगम के अस्थायी एवं सार्थक बनाने में इस सिद्धांत का अति महत्व है। तो प्रश्न बन सकता है कि अधिगम को, प्रश्न कैसे बनाएंगे, अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे आवृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। अधिगम के अस्थायी और सार्थक बनाने में सिद्धांत का अति महत्व है। ठीक है। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर प्रवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहता है और उसका ज्ञान बढ़ता है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक एक ही चीज़ है। मूल्यों का सिद्धांत। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो। शिक्षार्थी समूह में रहकर कार्य करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें, एक दूसरे के विचारों को समझें आदि जैसी भावनाओं का विकास होना चाहिए। ये सिद्धांत हो गए। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण के सूत्र। शिक्षण सूत्र से भी प्रश्न बहुत बार बना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शिक्षण सूत्र, तो इसको आप ध्यान देंगे। शिक्षण सूत्र में क्या होता है कि अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ एक शिक्षक को शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग करना चाहिए। और शिक्षण सूत्र जो है निम्नलिखित हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पूर्व विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है से पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर में क्या करना चाहिए कि जिस विषय वस्तु को छात्र पढ़ चुका है उसके बारे में जानकारी रखता है वहाँ से पाठ को प्रारंभ करना चाहिए और पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थी को नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी घटना या किसी विषय वस्तु के बारे में छात्र पहले से जानता है तो उस विषय वस्तु से रिलेट करते हुए नई विषय वस्तु को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जैसे पाचन को भोजन के पूर्व नहीं पढ़ाया जा सकता है। पाचन का अधिगम तभी प्रभावी और सफल होगा जब शिक्षार्थियों के भोजन के विषय में पता होगा। अगर बच्चा भोजन के विषय में नहीं जानता है तो उसको पाचन क्रिया आप पढ़ाएंगे तो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो कोरिलेट करना है एक दूसरे से। नेक्स्ट देखेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिससे वे छू सकें, देख सकें। तत्पश्चात उसको कल्पनाशीलता का ज्ञान कराना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि मूर्त से अमूर्त की ओर में जो चीज़ें पहले बच्चे को उन चीज़ों को का अध्ययन कराना चाहिए जो प्रत्यक्ष हो, उसके सामने हो और वो मूर्त रूप में हो, जिसे बच्चा छू के देख के समझ सके उसके बारे में। वहाँ से उसके अध्ययन शुरू करना चाहिए। फिर उसको ऐसे विषय वस्तु की ओर अग्रसर कराना चाहिए जिससे वो कल्पनाशीलता या अमूर्त का ज्ञान प्राप्त कर सके। मतलब कहने का है मूर्त विषय वस्तुओं का अध्ययन कराते हुए उससे अमूर्त विषयों के अध्ययन की ओर ले जाना। जैसे शिक्षार्थियों को एक उड़ने वाला पक्षी और एक घोड़ा दिखाया गया। तत्पश्चात उनसे कहा गया कि वे सोचें कि उड़ने वाला घोड़ा कैसा होगा। तब वे कल्पना करेंगे कि उड़ने वाले घोड़े के भी पंख होंगे, तभी वह उड़ता होगा। नेक्स्ट देखिए सरल से जटिल की ओर। शिक्षार्थियों के अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करनी चाहिए। तत्पश्चात उनको जटिल अवधारणाओं और तथ्यों को बताना चाहिए। अगर आप शुरू में ही जटिल अवधारणाओं के बारे में बताएंगे तो बच्चा रुचि नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। बच्चा उसको मतलब बड़ा उबाऊ सा लगेगा, पता नहीं कहाँ फंस गए, ये क्या बता रहे हैं।
तो बच्चे को हमेशा करना क्या चाहिए कि हर शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षार्थियों को के अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करते हुए उनको जटिल और गूढ़ ज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे विभिन्न आवासों के विषय में बताने से पहले शिक्षार्थियों से प्रश्न करना चाहिए कि वे किस प्रकार के आवासों में रहते हैं। बच्चा जिन जिन परिवेश में जिस तरह के आवास में रहता है तत्पश्चात उन्हें मतलब वो अपना बताएगा किस तरह के आवास, मतलब वो जुड़ेगा आवास क्या होता है, आवास किस तरह का होता है, किन किन लोगों के यहाँ किस तरह का आवास है, तो वो उस विषय वस्तु से जुड़ेगा कि आप आवास की बात कर रहे हैं। और फिर तत्पश्चात उन्हें बताना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के आवास में भिन्नता का कारण क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। अधिगम कराए जाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर मतलब कहने का है कि अगर कोई भी विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं तो उस विषय वस्तु में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे और उसमें किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, किस तरह से प्रयोग करेंगे, उन चीज़ों के बारे में डिटेल आपको करना चाहिए। उसके बाद उनको विभिन्न अंशों का अध्ययन कराना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु का जो चित्रण है उसको पहले आपको रखना चाहिए कि ये विषय वस्तु है, इसको हम लोग अब इस पार्ट को इस तरह से देखते हैं। जैसे यातायात के साधनों के विषय में पढ़ाने से पहले उन्हें यातायात के साधनों के विषय में बताना चाहिए और उसके उपरांत एक यातायात के साधनों के फायदे और नुकसान के बारे में बताना चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर। सर्वप्रथम शिक्षार्थी को एक विशेष उदाहरण के द्वारा, देखिए यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य वाले में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। तो दिक्कत क्या आती है कि पहले उदाहरण होगा कि पहले नियम होगा, तो इसमें इसको ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम शिक्षार्थी को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। उसके उपरांत अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यीकरण करना चाहिए। तो पहले उदाहरण रहेगा और उसके बाद विषय का सामान्यीकरण रहेगा। जैसे शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। उसके बाद अन्य उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट करना चाहिए कि अन्य जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। अंत में यह सामान्यीकरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों के विषय में व्यापक जानकारी देनी चाहिए और उसके उपरांत उन तथ्यों को संयोजित कर संश्लेषण करना चाहिए, अर्थात विषय वस्तु पर व्यापक रूप से चर्चा करके उसका सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण की विधि जो होती है, इसका प्रयोग शिक्षण सूत्र का जो प्रयोग होता है ये ज़्यादातर गणित विषय के अंतर्गत होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप, ये प्रश्न गणित में भी पूछा जाएगा। गणित के जब आप गणित शिक्षण देखेंगे तो वहाँ भी ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी विधि गणित के लिए उपयुक्त विधि है या कौन सा सूत्र जो है गणित के लिए उपयुक्त है। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है, व्यापक जानकारी देनी चाहिए और उसके उपरांत तथ्य को संयोजित कर संश्लेषण करना चाहिए। तो जैसे क्या होता है कि गणित में क्या होता है, पहले फार्मूला बाकायदा आपको समझाया जाता है, उसके बाद फार्मूले पर प्रश्न के अंकों को फार्मूले पर रखा जाता है, फिर उसके बाद काट छाँट करके उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो उदाहरण देखेंगे, जंगलों के दोहन से होने वाले नुकसान के विषय में व्यापक रूप से चर्चा करके यह सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है कि जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। अनुभव से तर्क की ओर। शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से उनके अनुभव जुड़े होते हैं और इस अनुभव के उनके अपने अपने तर्क होते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग सोच होता है, उसका अवलोकन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो वो अपने अनुभव अपने तर्क रखता है, ठीक है।
कोई बालक यह कहता है कि हल्दी लगाने से उसकी चोट ठीक हो जाती है, वहीं दूसरा बालक यह कहता है कि लौंग से उसके दांत का दर्द ठीक हो जाता है और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों का तर्क है कि वे बिना दवाई खाए सही हो जाते हैं। उनको यह बताया जा सकता है कि कुछ मसालों को दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों का अनुभव उन्हें संसार से जोड़ने, विमर्श करने और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षार्थियों को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए। जैसे मूर्त अमूर्त में बताया गया कि जो मूर्त चीज़ें हों, जो सामने हों, उनको आप पहले ज्ञान देंगे, उसी तरह से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर में भी शिक्षार्थी को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, तत्पश्चात अप्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान में शिक्षार्थी जो देखता है उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है, जबकि अप्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण करने में उसे कठिनाई होती है। जैसे ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से उन्हें पहले शिक्षार्थियों को तारों, सूर्य, चंद्रमा के विषय में पढ़ना चाहिए, क्योंकि तारे, सूर्य और चंद्रमा को शिक्षार्थी देखता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर में बालक को ज्ञान होता पर अनिश्चित और अस्पष्ट, इसके ज्ञान को शुरुआत मानकर उसे निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। अनिश्चित से निश्चित की ओर। पर्यावरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी? अभी आपने सूत्र देखा है, अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण शिक्षण की विधियां। किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण में उसकी शिक्षण विधियां महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षण विधियां अपनाते समय एक शिक्षक को शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक हो सके पर्यावरण शिक्षक को गतिविधि आधारित विधियों या अपनानी चाहिए, क्योंकि गतिविधियाँ क्या करती हैं उसको देखिए। शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास करती हैं। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का पोषण करती हैं। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देती हैं। शिक्षार्थियों को करके सीखने का मौका देती हैं। शिक्षार्थियों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान देती हैं। शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराती हैं। शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का विकास करती हैं। शिक्षार्थियों को स्वयं सीखने योग्य बनाती हैं। तो विधियों को डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और जो इस चैनल पर नए लोग आ रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।